Hello friends, today 8th and last lecture of our fact-based series for EPFO APFC exam. In this video we discuss about all the facts and events from civil disobedient movement to 1947 Indian Independent Act. जितने भी प्रीवियस लेक्चर अपलोड हुए हैं प्लीज़ उनको एक बार देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपके EPFO APFC एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम बहुत पास है, एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गए हैं, तो प्लीज़ एक बार इन सीरीज़ को देखिए। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। यह आज का लास्ट लेक्चर होने वाला है, जहाँ की मैं सिविल डिसोबीडिएंट और सॉल्ट सत्याग्रह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 तक जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो एक सिंगल वीडियो में अपन कवर करेंगे। नाउ स्टार्ट अ लेक्चर। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, द सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च ऑन 12th अप्रैल टू 6th in 1930। ओके, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट याद करना है, सॉल्ट सत्याग्रह। एक चीज़ याद रखिए यहाँ पे कि वाई द सॉल्ट स्पीक फॉर द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, बिकॉज द सॉल्ट कनेक्ट एंड इफेक्ट ऑल स्टेटा ऑफ ए सोसाइटी। ठीक है, पहला पॉइंट कि सॉल्ट ही क्यों चुना, क्योंकि सॉल्ट इफेक्ट एनी स्टेटा और एनी पर्सन इन अ सोसाइटी, एंड सेकंड रीजन इज इट आल्सो अफेक्टेड पुअर पीपल ऑफ अ सोसाइटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती टू दांडी एंड गांधी स्टार्टेड एंड सेड दैट, and Gandhiji started the salt satyagraha and said that we come to the ashram, means साबरमती आश्रम, only after took a स्वराज। ठीक है, और इसी टाइम पे इन्होंने क्या करा, अपना बेस साबरमती आश्रम से वर्धा पे शिफ्ट किया कि अब हम साबरमती आश्रम तभी आएंगे जब स्वराज अटेन हो जाएगा, और इन्होंने अपना बेस साबरमती से वर्धा पे शिफ्ट किया। सेकंड पॉइंट यही है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी सॉल्ट सत्याग्रह चला टू वायलेट द सॉल्ट लॉ। एक चीज़ याद रखिए, प्लीज़ नोट डाउन इन योर नोट्स, प्लीज़ टेक अ पेन एंड पेपर। हर बार कहता हूँ पेन पेपर लेके बैठिए जब भी आप लेक्चर को देख रहे हैं। द मेन एम ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट CDM इज टू ब्रेक द लॉ इन एनी फॉर्म। ठीक है, इज टू ब्रेक द लॉ इन एनी फॉर्म मीन्स सॉल्ट मेजरली कहाँ मिलेगा, कोस्टल रीजन पे, लेकिन जहाँ कोस्टल रीजन नहीं है तो वहाँ क्या होंगे, वहाँ पे कहा कि आप लॉ ब्रेक करिए, किसी भी फॉर्म में करिए। वेयर द सॉल्ट इज नॉट अवेलेबल टू ब्रेक द लॉ इन एनी फॉर्म। अल्टीमेट एम ऑफ द CDM वॉज टू ब्रेक अ लॉ इन एनी फॉर्म। ठीक है, मूवमेंट स्प्रेड कहाँ हुआ, किसकी लीडरशिप में हुआ, इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिएगा। इन तमिलनाडु अंडर द लीडरशिप ऑफ C राजगोपालाचार्य, इन मलवर केरला अंडर द K कलप्पन, ओडिशा गोपाल बंधु चौधरी, बंगाल सुभाष चंद्र बोस एंड JM सेनगुप्ता, पटना अंबिका कांत सिन्हा, दर्शना में बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्शना सरोजनी नायडू, इमाम साहिब एंड मनीलाल। ये तीनों नेम जरूर याद रखिएगा, दर्शना मिलिस्टाइक। ठीक है, मास पार्टिसिपेशन, वुमेन पार्टिसिपेट, स्टूडेंट, मुस्लिम, मिडिल क्लास मुस्लिम participation, merchant, traders, tribals, worker, peasant, these all are participate in the salt satyagraha and civil disobedient movement. Fine, please note down in your note, एक पॉइंट नोट करिए अपने नोट्स में, आपके EPFO APFC में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। खान अब्दुल गफर खान started a red shirt movement। खान अब्दुल गफर खान started a red shirt movement और खुदाई खिदमतगार। ठीक है, सेकंड पॉइंट इन्हीं का नोट करिए, खान अब्दुल गफर खान ऑल्सो कॉल्ड द फ्रंटियर ऑफ गांधी। EPFO में सीधा क्वेश्चन था ये खान अब्दुल गफर खान पे। ठीक है, तो प्लीज़ नोट डाउन इन योर नोट्स, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनको अपने नोट्स में नोट डाउन करिए। PPT में जो भी पॉइंट मेंशन है उनको आप याद रखिए। मॉडर्न हिस्ट्री के आप मोर देन 60 to 70% क्वेश्चन आप यहीं से सॉल्व कर जाएंगे। CDM का मेन एम क्या था बता दिया, टू ब्रेक द लॉ बट इन डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, नाउ गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइन, फिर वही सेम थिंग, गांधी इरविन पैक्ट इन 1935 ऑल्सो कॉल्ड एज दिल्ली पैक्ट। दिल्ली पैक्ट वॉज साइन बिटवीन गांधी इरविन पैक्ट। CDM चालू हुआ, गांधी इरविन पैक्ट चालू हुआ। गांधी इरविन पैक्ट में कुछ डिमांड थी। अब देखो गांधी इरविन पैक्ट के मैं प्रोविज़न बता दूँ कोई मतलब नहीं है, बस आप इसमें इतना समझिए
कि इस पैक्ट में को दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। पहली चीज़, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और सेकंड चीज़ आपको ये होना चाहिए, सम डिमांड, कुछ डिमांड रखी, सम डिमांड इज एक्सेप्टेड बाय द इरविन एंड सम डिमांड इज रिजेक्टेड बाय द इरविन, बस इतना याद रखना है, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट इन 1931 बिटवीन गांधी एंड इरविन। आफ्टर दैट कराची सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट है। कराची सेशन कांग्रेस 1931 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें क्या हुआ, इंडोर्स द दिल्ली पैक्ट, जो दिल्ली पैक्ट के प्रोविजन थे, और यहीं पर ये डिसाइड हुआ, ठीक है हम आरटीसी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इसके बाद ही गवर्नमेंट कांग्रेस ने डिसाइड करा कि वी ज्वाइनिंग द आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहले मैंने कहा था कि हम आरटीसी, लाहौर सेशन में क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने जिन्होंने प्रेसाइड करा था, वी बाइकआउट द आरटीसी। बट इसी सेशन में जब दिल्ली पैक्ट हुआ, दिल्ली पैक्ट गांधी और इरविन के बीच में हुआ, ये भी सीधा आ जाता है, सीधा क्वेश्चन होता है, दिल्ली पैक्ट बिटवीन विच वन ऑफ द लीडर, किस किस के लीडर के बीच में हुआ है, तो पता होना चाहिए गांधी एंड इरविन के बीच में। इसी ही पैक्ट के बाद ये डिसाइड हुआ कांग्रेस में कि वी ज्वाइनिंग द आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कराची सेशन में पहले तो इंडोर्स करा दिल्ली पैक्ट को, और सेकंड 2 रिजोल्यूशन अडॉप्ट हुए, एक था फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। दोनों इस 2 रिजोल्यूशन किस सेशन में पास हुए, ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी सीएससी में 2 बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 2 बार सेम टॉपिक पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फंडामेंटल राइट या नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम रिजोल्यूशन पास्ड इन विच सेशन, याद होना चाहिए, कराची सेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। देखिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जितना मैंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पीपीटी में मेंशन करा है बस उतना याद करना है, इससे ज़्यादा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपके ईपीएफओ ईपीएफसी एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। 3 हुई, कब हुई, 1930, 1931, 1932, फाइन। मुस्लिम लीग ज्वाइन फर्स्ट टू आरटीसी, 1930, 1931 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग ने ज्वाइन करी। बी आर अम्बेडकर ज्वाइन ऑल आरटीसी, बी आर अम्बेडकर जी ने सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करी, चाहे तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन आ सकता है, हु ज्वाइनिंग द ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय द बी आर अम्बेडकर, प्लीज याद रखिएगा। कांग्रेस ज्वाइंस ओनली सेकेंड आरटीसी जो कि 1931 में हुई, आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट, आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट। प्लीज इस चीज को याद रखिएगा कि कौन ने कब कौन सी आरटीसी ज्वाइन करी, ठीक है। इसके बाद आफ्टर दैट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो हुआ, रिज्यूम हुआ। फेलियर ऑफ द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, सीडब्ल्यूसी कब सेटअप हुई थी, प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए, 1920 में, प्लीज ध्यान रखिए कौन से सेशन था, किसकी प्रेसिडेंटशिप में हुई थी, ठीक है। नागपुर सेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ वी रघुचार्य, ठीक है। प्लीज सेशन, इंपॉर्टेंट आउटकम, कौन प्रेसिडेंट था, कौन प्रिसाइड कर रहा था, याद रखिए। एंड डिसाइडेड ऑन December 29 December 1931 टू रिज्यूम द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। गवर्नमेंट एक्शन, सिविल मार्शल लॉ, गैंगिंग ऑफ प्रेस एक्ट, बैनिंग ऑफ कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर दैट द फाइनल इन अप्रैल 1934 गांधी जी विड्रॉल द CDM, 1934 गांधी जी विड्रॉल द CDM, ठीक है। आपको यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट रिज्यूम हुआ आफ्टर द फेलियर ऑफ द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद फिर से गवर्नमेंट का रिप्रेशन आया, गवर्नमेंट ने कैसे करा, सिविल एक्ट मार्शल लॉ से, गैंगिंग प्रेस एक्ट से, बैनिंग ऑफ कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, एंड फाइनली ज़्यादा वायलेंस होने लगा, मोर वायलेंस होने लगा, देन फाइनली गांधी जी विड्रॉल द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इन 1934, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड प्लीज इंपॉर्टेंट याद रखिए। और यहाँ पे एक चीज आपको क्या याद करनी है, एक कमेटी है लोथियान कमेटी, ठीक है। गिविंग अ कम्युनल रिवॉर्ड बेसिकली इज नथिंग बट कमेटी, दिस कम्युनल अवार्ड गिविंग द एक्सटेंशन of separate electorate and reserve seat for minority including the depressed class, ठीक है। कि separate electorates now for the minority, depressed class, Sikh, Marathi, women, reservation in all. Basically in communal awards the extension of the separate electorate to the depressed class, fine। कमेटी का प्लीज नेम याद रखिएगा, लोथियान कमेटी की रिकमेंडेशन पे जो सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सटेंड हुआ टू द माइनॉरिटी और डिप्रेस क्लास, सॉरी, तो वही किस कमेटी ने रिकमेंड किया, लोथियान कमेटी।
कांग्रेस स्टैंड नाइदर एक्सेप्ट और नॉट रिजेक्टेड। प्लीज़ यहाँ पे कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि कांग्रेस रिजेक्टेड द कम्युनल अवार्ड, कांग्रेस एक्सेप्टेड द कम्युनल अवार्ड। कांग्रेस का इस पर कोई स्टैंड नहीं था, न्यूट्रल था, नॉट रिजेक्टेड नॉट एक्सेप्टेड। पूना पैक्ट इंपॉर्टेंट है बिटवीन द बी आर अम्बेडकर एंड गांधी जी। अबंडन द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस क्लास। गांधी जी अपोज द सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, क्योंकि आप इस तरीके से एक सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाह रहे हो डिप्रेस क्लास को, आप इनडायरेक्टली डिवीजन इन सोसाइटी करना चाह रहे हो, आप डिवाइड करना चाह रहे हो, ठीक है, एक उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप अलग से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो इनडायरेक्टली डिवीजन ऑफ ए सोसाइटी, ठीक है। इसी के अगेंस्ट में गांधी जी वाज अगेंस्ट द सेपरेट इलेक्टोरेट एंड दिस से कि अब आप रिजर्वेशन दीजिए, सीट का रिजर्वेशन है वो बढ़ाइए, अब रिजर्व सीट हम आपकी इंक्रीज कर देंगे, बट सेपरेट इलेक्टोरेट को अमेंडन कीजिए, ठीक है। पुणे पैक्ट में कुछ प्रोविजन है, लिख लीजिए, प्लीज नोट डाउन इन योर नोट्स। सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोविजन अमेंडन, सीट रिजर्व फॉर द डिप्रेस्ड क्लास, रिजर्व फ्रॉम 71 टू 147 सीट्स बढ़ाई गई, रिजर्व सीट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास इन प्रोविंशियल लेजिस्लेशन, ठीक है, प्लीज याद रखना है इस पॉइंट को। सेकेंड, गांधी जी इनिशिएटिव फॉर द डिप्रेस्ड क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि व्हाट इज द इनिशिएटिव ऑफ गांधी जी फॉर डिप्रेस्ड क्लास। गांधी जी सेट अप द ऑल इंडिया एंटी अनटचेबल लीग, तो हु सेट अप द ऑल इंडिया एंटी अनटचेबल लीग इन 1932 बाय द गांधी जी। सेकेंड, गांधी जी स्टार्टेड वीकली हरिजन, ठीक है, हरिजन किसका था पूछ सकता है, वीकली बाय गांधी जी। गांधी जी स्टार्टेड द डिप्रेस्ड क्लास लीग और इसको बाद में रीनेम करा हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ। तो हरिजन सेवक संघ और डिप्रेस्ड क्लास लीग एक ही चीज है, नाम अलग है। किसने सेटअप करा? गांधी जी ने। तो तीन इनिशिएटिव गांधी जी के याद रखिएगा डिप्रेस्ड क्लास को लेके। बार बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुआ है यूपीएससी, सीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, एनडीए, एनसीडीएस में और अदर यूपीएससी एग्जाम जो भी कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग इन 1932। सेकंड, हरिजन वीकली एक था उनका, एक हरिजन, वो भी किसका था? गांधी जी का। तीसरी चीज याद रखें, डिप्रेस्ड क्लास लीग renamed as the हरिजन सेवक संघ। These are the three initiative for the depressed class by the गांधी जी। प्लीज इन तीनों नाम को याद रखिएगा। फाइन। नाउ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंडेड बाय जेपी नारायण एंड आचार्य नरेंद्र देव। प्लीज इस नेम को दोनों को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि हु फॉर्म द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बाय जेपी नारायण एंड आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। अब मैं पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ग्रुप्स बन रहे हैं कांग्रेस के, वो कांग्रेस के अंदर ही बन रहे, कोई कांग्रेस के बाहर नहीं है, ठीक है। नाउ, अप्रैल 1936 लखनऊ का सेशन हुआ एंड डिसाइडेड टू फाइट अस इलेक्शन, ठीक है। लेजिस्लेशन इलेक्शन थे, इलेक्शन फाइट करने का डिसाइड हुआ 1936 लखनऊ सेशन में। 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन थे। इम्पॉर्टेंट है कि रिजल्ट क्या रहा था उन इलेक्शंस का, ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मेजॉरिटी इन ऑल द प्रोविंसेस एक्सेप्ट बंगाल, असम, पंजाब, सिंध एंड एनडब्ल्यूएफ कांग्रेस, ठीक है। इन बंगाल, असम, पंजाब, सिंध और एनडब्ल्यूएफ के अलावा सारी जगह कहाँ पे कौन था? कांग्रेस। कांग्रेस win the election with high majority in all the provinces except these Bengal, Assam, Punjab, Sindh and NWF। 11 provinces के लिए इलेक्शन हुए थे 1937। कब डिसाइड हुआ? लखनऊ सेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपके ईपीएफओ में पीवाईक्यू देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। पिरपुर कमेटी अपॉइंटेड बाय मुस्लिम लीग, पिरपुर कमेटी अपॉइंटेड बाय मुस्लिम लीग इन 1938। क्यों करी थी, क्या रीज़न था? नहीं, कब देखेंगे? जब यूपीएससी सीएससी को टारगेट करेंगे आफ्टर ईपीएफओ 2 जुलाई, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे। फिर वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार पॉइंट कर रहा हूँ। प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियोज, वेरी हेल्पफुल फॉर योर ईपीएफओ एपीएफसी एग्ज़ाम। प्लीज़ पीछे जितनी भी वीडियो उनको वॉच करिए, बहुत हेल्पफुल होने वाला है, आपको बहुत हेल्प इससे मिलेगी। नाउ, हरिपुर सेशन इंपॉर्टेंट सेशन है, प्लीज़ याद रखिएगा। हरिपुर सेशन इंपॉर्टेंट सेशन प्रिसाइडेड बाय द सुभाष चंद्र बोस इन 1938
इंपॉर्टेंट है, इन दिस सेशन नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो कल को क्वेश्चन आ जाए कि नेशनल प्लानिंग कमेटी कब सेटअप हुई, हरिपुर सेशन पे किसने करी, एससी बोस ने, किसकी चेयरमैनशिप में, जवाहरलाल नेहरू। 3 पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद अनदर सेशन त्रिपुरी सेशन इन 1939 कंटिन्यू presided by the Subhash Chandra Bose, but in this session the Subhash Chandra Bose was resigned from the Congress presidency। अब क्या रीजन था, क्यों करा था, नहीं जाना है उसमें, इतना याद रखना है। त्रिपुरी सेशन हरिपुरी सेशन प्रेसाइडेड बाय द सुभाष चंद्र बोस। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आते हैं, पहले ही बताया मैंने, सेशन दे देगा, लीडर्स दे देगा, नीचे ऑप्शन देगा 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, सेकंड थर्ड सही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। नाउ 1914 अगस्त ऑफर बाय ललित गो, ठीक है। इसमें क्या था, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि डोमिनियन स्टेटस टू बी द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये क्यों आया था, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट एंड हो गया था, उसके बाद ललित को स्टेटमेंट आया था 1940 ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस टू बी द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अवर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इज डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया। सेकेंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो भी है मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ अगस्त ऑफर के, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछ सकता है। डोमिनियन स्टेटस टू बी द लॉन्ग टर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव, एक्सपेंशन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल विच वुड हैव द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन, कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें मेंबर्स बढ़ाएंगे और उसमें मेजॉरिटी ऑफ मेंबर कौन रहेगा, इंडियंस रहेंगे। सेकेंड थिंग, आफ्टर द वार मीन्स सेकेंड वर्ल्ड वार, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फॉर्म्ड एंड कंप्राइजिंग मेनली इंडियन। यहाँ वर्ड पे याद रखना सर, यूपीएससी वर्ड्स के साथ खेलता है, इसलिए मैं आपको बार बार वर्ड्स पे फोकस करता हूँ कि मेनली इंडियंस रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म होगी आफ्टर द वार, मेनली कौन रहेंगे, इंडियन रहेंगे। माइनॉरिटी कंसर्न टू बी असेंशियल फॉर एनी फ्यूचर सेटलमेंट, ये डिस्प्यूटेड इन्होंने पॉइंट डाल दिया कि कोई भी फ्यूचर सेटलमेंट होता है तो माइनॉरिटी का कंसेंट लेना जरूरी है। यहाँ पे माइनॉरिटी कंसेंट का मीन क्या है, मुस्लिम लीग, ठीक है। कांग्रेस रिजेक्टेड द ऑफर, करना ही करना था क्योंकि आपने ये पॉइंट कैसा डाला है, मेनली इंडियंस, ठीक है। कांग्रेस रिजेक्टेड द अगस्त ऑफर गिवन बाय ललित को, ये भी पूछ सकता है, हु गिव द अगस्त ऑफर, ललित को। एक इंपॉर्टेंट प्लीज यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम राइट टू इंडियंस टू फ्रेम देयर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिकॉग्नाइज हेयर, फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सेकंड पॉइंट में मेंशन है, क्वेश्चन आ सकता है कब ब्रिटिश ने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करी, एट अगस्त ऑफर बाय ललित को। फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर रिकॉग्नाइज दैट इंडियंस टू फ्रेम देयर कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज इस पॉइंट को नोट डाउन करिएगा, इन दोनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ओके, नाउ इंडिविजुअल सत्याग्रह, नॉर्मल है, अगस्त ऑफर आया, फिर कांग्रेस ने इंडिविजुअल सत्याग्रह चालू करा, कांग्रेस रिजेक्टेड द ऑफर। इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 आल्सो कॉल्ड दिल्ली चलो मूवमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस यही याद रखना है, 3 पॉइंट क्या क्या है। हु फर्स्ट स्टार्टेड द इंडिविजुअल सत्याग्रह बाय विनोबा भावे, सेकंड वन इज नेहरू, थर्ड वन इज ब्रह्मदत्त। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं रखता। फर्स्ट वर्ड विनोबा भावे, सेकंड वर्ड JLN एंड थर्ड वर्ड ब्रह्मानंद दत्त। फाइन। आफ्टर इंडिविजुअल सत्याग्रह चालू हुआ तो नॉर्मल है, गवर्नमेंट इसको रिप्लेस करेगा और क्या लाया, क्रिप्स मिशन। गांधी जी कॉल्ड एज द पोस्ट डेटेड चेक। इसके प्रोविजन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज याद रखिएगा। इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस, इंडियन यूनियन बनाएंगे विद डोमिनियन स्टेटस, with right to withdrawal from the Commonwealth, After the war, Constitution Assembly partially elected by the Provincial Assembly and partially nominated by the Princely State to frame the Constitution. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, जो फर्स्ट पॉइंट जो था पीछे जो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये थोड़ा ना मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस का मतलब यहाँ पे ये है कि ब्रिटिशर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। सॉरी, मेनली इन इंडियंस का यहाँ पे मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आफ्टर द वार तम फॉर्म करेंगे, जहाँ पे मेनली इंडियंस रहेंगे, मीन्स कि वहाँ पे ब्रिटिशर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली।
इन्होंने इस चीज़ को रेक्टिफाई करा यहाँ पे, और इन्होंने कहा कि सोलली इंडियन रहेंगे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे कौन रहेंगे, खाली इंडियंस ही रहेंगे। तो पहला पॉइंट इन्होंने यहाँ पे रेक्टिफाई कर दिया, लेकिन इन्होंने एक यहाँ पे फिर एक ऐसा पॉइंट डाल दिया जहाँ पे फिर क्रिप्स मिशन को पोज मिला। बेसिकली ये पॉइंट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड विल बी एक्सेप्टेड अंडर 2 कंडीशन, 2 कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया जाएगा। फ्रीडम टू एनी provinces unwilling to join a union and to have the separate agreement with Britain, and safeguard of racial and religious minority. Fine, simply क्रिप्स मिशन में ये बोला गया कि एनी प्रोविंस के पास ये राइट है कि वो चाहे तो यूनियन को ज्वाइन करें। फर्स्ट पॉइंट ये था कि इंडिया की यूनियन हम फॉर्म करेंगे जिसको डोमिनेंट स्टेटस देंगे, ठीक है। कि इनको ये कहा कि एनी प्रोविंस नॉट विलिंग टू ज्वाइन द यूनियन कैन लीव, मतलब एक तरीके से आप इनडायरेक्टली फिर डिवाइड करने का, एक तरीके से आप इनडायरेक्टली डिवाइड करना चाह रहे हो कि आप किसी भी प्रोविंसेस को सिसीड करने की पावर दे रहे हो। दूसरी चीज, सेफ गार्ड द रेशियल एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। ये 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। प्रोविंसेस को सिसीड की पावर करी दी और सेफ गार्ड द रेशियल एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। फाइन, कांग्रेस ऑब्जेक्टिव जो अभी मैंने डिस्कस करा है वही है, डोमिनियन स्टेटस, जो कि क्रिप्स मिशन का कांग्रेस ने का ऑब्जेक्ट क्या था, कांग्रेस का एक्शन क्या था, डोमिनियन स्टेटस मांग रहे हैं, डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं, लेकिन वांटेड टू अ कंप्लीट इंडिपेंडेंट, राइट टू अ प्रोविजन टू सिसीड, जो मैंने आपको अभी बताया, ब्लूप्रिंट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन पार्टीशन। भाई आप सिसीड की पावर दे रहे हो, इट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन पार्टीशन, इनडायरेक्टली आप इंडियन सोसाइटी को डिवाइड करना चाह रहे हो। दूसरी बात, टू नो इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर, नो इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर। तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि कांग्रेस ने अपोज किया कि डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं, हमारी डिमांड है कंप्लीट इंडिपेंडेंट। दूसरी चीज आपकी, आप सिसीड की पावर दे रहे हैं, इट इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर द इंडियन पार्टीशन। थर्ड इज नो इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर अंडर द क्रिप्स मिशन, ठीक है। पोस्ट डेटेड चेक, ये पूछा गया क्वेश्चन है, गांधी जी ने कहा, किसको कहा, ये चीज़ याद रखना है। फाइन, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने क्विट इंडिया मूवमेंट में डाला है, प्लीज़ इस चीज़ को याद रखना। क्विट इंडिया मूवमेंट अगेंस्ट द रिएक्शन ऑफ क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुआ, अगेंस्ट द रिएक्शन ऑफ क्रिप्स मिशन। प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीट एट वर्धा एट 14 जुलाई 1942, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन प्रपोज बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सेकंड अप्रूव्ड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। कल को क्वेश्चन आ जाए, हु अप्रूव्ड द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू एंड अप्रूव्ड बाय सरदार पटेल। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीटिंग बॉम्बे 8 अगस्त 1942, द मीटिंग ratified the क्विट इंडिया रिजोल्यूशन। क्विट इंडिया रिजोल्यूशन रेटिफाई एट बॉम्बे इन 1942। डू एंड डाई बाय गांधी जी, इसी पे कहा था क्विट इंडिया मूवमेंट में, डू एंड डाई बाय गांधी जी। फाइन, उसके बाद आइए, हु डिड नॉट पार्टिसिपेट द मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट किस किसने पार्टिसिपेट नहीं करा, इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार आपको फोकस करता हूँ कि कोई भी रिवोल्ट मूवमेंट हो रहा है, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। यहाँ से क्वेश्चन, ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन वो पूछता है। कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, प्रिंसली स्टेट शोड द लो की ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है। हु डिड नॉट पार्टिसिपेट द क्विट इंडिया मूवमेंट। आफ्टर दैट क्विट इंडिया मूवमेंट को फिर सप्रेस करना था, वेवल प्लान आया, उसको शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, 1945, ठीक है। एक स्टोरी फॉर्म में अगर चीज़ों को याद करेंगे तो इजीली हो जाएगा, अदरवाइज तो फिर आपका कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को गलत मार्क कर आएंगे। तो एक स्टोरी फॉर्म में आप इस चीज़ को याद रखिए। यहाँ के इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या क्या थे, ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सेप्ट द गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ, मतलब जितनी भी वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है सब के सब कौन होगा, इंडियंस होंगे, एक्सेप्ट द गवर्नर जनरल मीन्स वाइसरॉय और द कमांडर इन चीफ। इक्वल रिप्रेजेंटेटिव फॉर कास्ट ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम इन लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव। फाइन, नाउ थर्ड जो इन्होंने बोला, कंस्ट्रक्टेड काउंसिल was function as an अंतरिम गवर्नमेंट with the framework of the 1935 एक्ट, ठीक है। लास्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल है द
वॉज टू एक्सरसाइज द वीटो। गवर्नर जनरल और वाइसरॉय के पास क्या था, वीटो पावर थी। फाइन, ये सब वेबल प्लान के और इसको शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। 1945 क्या क्या प्रोविज़न थे वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिए। ठीक है, फिर भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने स्लाइड में मेंशन करें। जो पॉइंट स्लाइड में मेंशन है, प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ईपीएफओ यूपीएससी एग्जाम। सुभाष चंद्र बोस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही आपको बता रखा है लास्ट लेक्चर में, हु इज़ द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड हु इज़ द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। पॉलिटिकल गुरु वॉज CR दास, चित्तरंजन दास, फॉर्म्ड अ फॉरवर्ड ब्लॉक। कल को क्वेश्चन आ जाए फॉरवर्ड ब्लॉक किसने फॉर्म करा, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, जय हिंद किसने बोला, स्लोगन जय हिंद किसने बोला, फ्रॉम द फ्री इंडियन बाय द सुभाष चंद्र बोस। चौथा फैक्ट इनका याद रखना है, अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया एट सिंगापुर। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसने फॉर्म करा, सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ करा, सिंगापुर में, याद रखना है। फाइन, उसके बाद आपको याद रखना है, इन जुलाई 1944 from Azad Hind Radio, the first person to call the Gandhiji as a father of nation. The first person who called the Gandhiji as a father of nation by सुभाष चंद्र बोस। ये कल को क्वेश्चन आ सकता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सुभाष चंद्र बोस के आपके ईपीएफ और यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट मैंने आपको यहाँ पे 5 पॉइंट में बता दिए हैं। ठीक है, INA की बात करें, ओरिजिन ऑफ INA, इंडियन नेशनल आर्मी, बस यही चीज़ याद रखनी जो मैंने मेंशन करा है। ओरिजिन बाय द मोहन सिंह बट कमांड अंडर द रास बिहारी बोस देन सुभाष चंद्र बोस। कल को क्वेश्चन अगर ये आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर एसोसिएटेड विद द INA, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है और आ सकता है, तो आपको याद रखना है मोहन सिंह भी है, रास बिहारी बोस भी है और SC बोस भी है। तीनों नाम आपको INA से याद होने चाहिए। इम्फाल कैंपेन इंपॉर्टेंट कैंपेन है 1944 की, याद रखनी है। इम्फाल कैंपेन 1 INA बटालियन कमांडेड बाय शाह नवाज। तो इम्फाल कैंपेन अंडर द शाह नवाज, इनके नेम याद रखने हैं, शाह नवाज। फाइन, गुड इनफ। नाउ कैबिनेट मिशन कौन कौन थे, तीनों नेम ये याद रखने हैं, पेंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रेप्स, AV अलेक्जेंडर। क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे कैबिनेट मिशन के, रिजेक्टेड द पाकिस्तान, जो कि मुस्लिम लीग की डिमांडेड टू फॉर्म अ सेपरेट नेशन एज अ पाकिस्तान, उसको रिजेक्ट करा गया, पहली चीज़ तो कैबिनेट मिशन में। और ग्रुप ऑफ एग्जिस्टिंग असेंबली इनटू द 3 सेक्शन, 3 सेक्शन बनाए गए जो एग्जिस्टिंग असेंबली है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। अगर आप नोट डाउन करिए अपने नोट्स में करना चाहें तो, सेक्शन A में यूपी प्रोविज़न जो है वो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका। सेक्शन B में वेस्टर्न साइड ऑफ द मुस्लिम डोमिनेटेड पंजाब, NWF सिंध। सेक्शन C में इंक्लूड करा बंगाल एंड असम, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कौन से सेक्शन में कौन कौन से रीजन थे, नहीं पूछेगा। एक शॉर्ट नोट में लिख सकते हैं अपने नोट्स में, प्लीज नोट डाउन इन योर नोट। सेक्शन A हिंदू डोमिनेटेड रीजन, सेक्शन B मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन मीन्स वेस्ट, एंड सेक्शन C मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन वेस्ट। ठीक है, ये 3 आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 टायर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एट प्रोविंस, प्रिंसली, स्टेट एंड यूनियन लेवल। फाइन, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ये पॉइंट। नाउ प्रोविंशियल असेंबली टू इलेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कौन इलेक्ट करेगा, प्रोविंशियल असेंबली। पहले क्या था प्रीवियस में कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नॉमिनेटेड एंड इलेक्ट। इन्होंने क्या बोला, प्रोविंशियल असेंबली वॉज elected by Constitution Assembly was elected by Provincial Assembly. Common Center for Defense, Communication and External Affairs. Provinces to have the autonomy to and residuary power. Important पॉइंट है कि residuary power किसके पास है, provinces के पास, state के पास। ठीक है, प्लीज याद रखना इस पॉइंट को। Now princely state, important पॉइंट है, प्लीज याद रखिएगा, princely state free to have an agreement with the successor government or the British government. Princely state free to form any agreement with the Britisher or any future government। ठीक है, चाहे पाकिस्तान, इंडिया, ब्रिटिशर, जिसके साथ भी आप को एग्रीमेंट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मीनवाइल द अंतरिम गवर्नमेंट टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी, जो कि लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल असेंबली इलेक्ट करेगी, वहीं से अंतरिम गवर्नमेंट हम क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। फाइन, प्लीज नोट डाउन इन योर नोट्स 1 पॉइंट, दिस ग्रुपिंग ABC is compulsory।
इन कैबिनेट मिशन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कंपलसरी, ठीक है, कंपलसरी है, ये वॉलेंट्री नहीं है कि करनी है नहीं करनी है, करनी ही है, ये कंपलसरी है, ठीक है। नाउ माउंटबेटन प्लान, ठीक है, इससे पहले एक एटले का स्टेटमेंट आया था, प्लीज नोट डाउन इन योर नोट्स, एटले स्टेटमेंट 1947। एटले बेसिकली अ ब्रिटिश न्यू प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने दो चीज बोला, बाय नेक्स्ट ईयर 1948 वी वर लीव इंडिया बाय 13 जून 1948। सेकंड चीज इन्होंने बोला कि विलिंगडन वाज द वाइसरॉय एट दैट टाइम, रिप्लेस बाय माउंटबेटन, ठीक है, माउंटबेटन नए वाइसरॉय आए 13 जून 1947। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन देख लीजिए माउंटबेटन प्लान के। पंजाब एंड बंगाल असेंबली टेक अ डिसीजन ऑन पार्टीशन, मीट इन टू ग्रुप, सिंपल मेजोरिटी ऑफ द ग्रुप वोट फॉर द पार्टीशन, दिस ग्रुप वोट पार्टीशन। मतलब पंजाब एंड बंगाल जो एरिया है वहाँ पे वोटिंग कराया जाएगा फॉर द पार्टीशन, उसके बेसिस पे पार्टीशन का डिसीजन जो है वो लिया जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। नहीं पूछेंगे प्रोविजन, जहाँ पूछेंगे जो चीज़ पूछेंगे मैंने आपको मेंशन करी है, मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, प्लीज़ अपने नोट्स में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। सिंध टू टेक इट्स ऑन डिसीजन, referendum to held in NWF and Silchar district, two dominion to be created if the partition is to take place with the two constitution assembly, two dominion बनाएंगे अगर partition होता है तो, और with two constitution assembly, fine। independent of princely state to ruled out, they will join either India और पाकिस्तान। independent जो princely state की थी वो रिजेक्ट करी, इनसे कहा या तो आप इंडिया को ज्वाइन करिए या आप पाकिस्तान को ज्वाइन करिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आता है, बाउंड्री कमीशन वॉज सेटअप, रेडक्लिफ कमीशन, ठीक है, टू ड्रॉ अ बाउंड्री बिटवीन द टू नेशन पाकिस्तान एंड इंडिया, रेडक्लिफ कमीशन वॉज सेटअप, ठीक है। इस माउंटबेटन प्लान में 3 पॉइंट अपने नोट्स में नोट डाउन करिए, बड़े इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिंसली स्टेट रिजेक्टेड आइदर टू ज्वाइन द पाकिस्तान और इंडिया। सेकंड, बंगाल इंडिपेंडेंट रिजेक्टेड। थर्ड, रिजेक्टेड टू हैदराबाद टू ज्वाइन विद पाकिस्तान, रिजेक्टेड टू हैदराबाद टू ज्वाइन विद पाकिस्तान। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, प्लीज माउंटबेटन में आप अपने नोट्स में नोट डाउन करिए। फाइन, उसके बाद आता है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, लास्ट एक्ट of our lecture and of our modern India fact based series for EPF APFC, Indian Independent Act 1947। ओके, इसमें क्या हुआ, क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। द गवर्नर जनरल टू बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द एक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द गवर्नर जनरल टू बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द एक्ट। And last important provision of the Independent India Act, the government of the 2 dominion were to be carried on in accordance with the Government of India Act 1935. The government of the 2 dominion were to be carried on in accordance with the Government of India Act 1935. Okay, सारे जितने भी important event थे, जितने भी fact थे from civil disobedient movement to 1947 यहाँ पे अपने cover up कर लिए हैं। Please लेक्चर को, वीडियोस को प्लीज़ देखिए, रिवाइज करिए, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट लीजिए, बहुत इफेक्टिव होने वाली है आपके EPFO APFC एग्ज़ाम के लिए। प्लीज़ लाइक अ वीडियो एंड शेयर अ वीडियो एंड सब्सक्राइब अ चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस। नेक्स्ट सब्जेक्ट में बताऊंगा, प्लीज़ ज्वाइन अ टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। आप चैनल को अपने लैपटॉप पीसी में खोलिएगा क्योंकि मोबाइल में शो नहीं करेगा। लैपटॉप पीसी में आप जब अपने चैनल को खोलेंगे तो राइट हैंड साइड पे मैंने टेलीग्राम का लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे मैं अपडेट करूँगा क्या नेक्स्ट आने वाला है। वहाँ पे PDFs, करंट अफेयर रिलेटेड क्विज भी होती है, क्वेश्चंस वगैरह भी मैं वहाँ पे डालता हूँ, तो प्लीज़ उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, मुझे मैसेज करिए टेलीग्राम चैनल पे, पर्सनली मुझे भी कर सकते हैं, कमेंट करिए आप, मैं आपको विदिन 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा। प्लीज़ शेयर अ वीडियो, मैक्सिमम शेयर करिए, मैक्सिमम बेनिफिट दीजिए। जितना मैंने PPT में मेंशन करी चीज़ उतना आप रिवाइज करिए, और जो आप पिछले 4-5 महीने से आप पढ़ते हो आ रहे EPFO APFC के लिए, वो तो आपको पढ़ना ही है, वो तो आप पढ़ ही रहे हो। आप इस सीरीज़ को एज ए रिविज़न के लिए एक मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट गेन करिए, क्योंकि पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं है, मुश्किल से 15 डेज लेफ्ट हैं। प्लीज़ हार्ड वर्क करिए, एक राइट अप्रोच, राइट डायरेक्शन में करिए, वही पढ़िए जो कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है। PYQ को एनालाइज करके सारी लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करे हैं, चाहे वो PYQ EPFO APFC का हो, चाहे UPSC CSC का, NDA CDS, ये 4
एग्ज़ाम को PYQ के एनालाइज करने के बाद ही मैंने ये लेक्चर बनाए हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। आप सुनिए, आप नोट डाउन करिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में नोट डाउन करिए प्लीज़। लेकिन लेक्चर को एक पूरे सीक्वेंस में देखिए, क्योंकि हर लेक्चर एक दूसरे लेक्चर से इंटरलिंक होता है। क्योंकि मैं हर चीज़ के बैकग्राउंड क्रिएट करके चलता हूँ, तो वहाँ से हर लेक्चर एक अदर लेक्चर से इंटरलिंक है। प्लीज़ वॉच द सीरीज in a continuous way and follow the series and share the video and subscribe the channel. Thank you and have a good day. See you in a next video. Thank you.